हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हेडिंग भारत का भूगोल। तो एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप स्थित है और जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। आकार में विषम चतुर्भुज भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। यूनानियों ने इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा है। किसने कहा है? यूनानियों ने। इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने क्या कहा है? हिंद या हिंदुस्तान कहा है। भारत नामक संभवतः ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा होगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है और इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित है। ठीक है, ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसमें कौन कौन है? कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी और कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित है। गंगा और सिंधु का मैदान सेकंड पे है। जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये गंगा और सिंधु वाला मैदान। इसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता आर्य संस्कृति का विकास हुआ और इसी क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता है। फिर दक्षिण का पठार है। इसमें क्या है कि ये उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी घाटियों तक फैला हुआ है और सुदूर दक्षिण में है एक मैदान और उसमें लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा जो है वो प्रदेश शामिल हैं। भारत में आर्य संस्कृति तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ है। उत्तर भारत में कौन सी है? आर्य संस्कृति है। दक्षिण भारत में कौन सी है? द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है। इस विविधता में सांस्कृतिक एकता अथवा कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई है। प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। ठीक है, प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। महाकाव्य तथा पुराणों में इस देश को भारतवर्ष और निवासियों को भारती कहा गया है विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग। अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य है वो क्या लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता था। फिर आ गया कि भारतीय नृजातीय तत्व क्या है। उत्खनन में मिले अस्थिपिंजरों के आधार पे ये नाम याद रखना है। BS गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। ये 6 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निग्रिटो, सेकंड है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, थर्ड है मंगोलियन और मेडिटेरियन, वेस्टर्न, ब्रेकाइस, सेफलस और नार्डिक। कौन कौन से हैं? निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलियन है, मेडिटेरियन है और वेस्टर्न, ब्रोकाई, सेफलस है और नार्डिक है। नृत्य विज्ञान में भारतीय जातियों की उसके सिर तथा नासिक संबंधी इंडेक्स के आधार पर पहचान की जाती है। भाषाविदों ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूह में विभाजित किया है। कौन से 4 भाषा समूह? आस्ट्रिक, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, तिब्बती, चाइनीज। कौन सी भाषा समूह है? 4। आस्ट्रिक है, द्रविडियन है, इंडो यूरोपियन है, तिब्बती है, चाइनीज है। तिब्बती चाइनीज है। फिर आ गया निग्रिटो कौन से होते हैं? निग्रिटो ये नाट्य कद, चौड़े सिर, मोटे होंठ, चौड़ी नाक और काले रंग के होते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है जिसके अंश अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाए गए हैं। ये याद रखना है कि निग्रिटो के जो अंश है वो किसमें पाए गए हैं? अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाए गए हैं। तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें दिया गया है।
ठीक है। और फिर आ गया अपना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय नृजातीय तत्वों में इन्हीं की है। सबसे अधिक जनसंख्या है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की। ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बोली जो है वो बोलते हैं, जिनके शब्द जो है वो मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। इनके शब्द किस में पाए जाते हैं? मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक और मोटे होंठ, काली भूरी आंखें और घुंघराले बाल और चॉकलेटी त्वचा, ये चॉकलेटी त्वचा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वालों की, ये ऐसे होते हैं। और अधिकांशतः दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। और कृषि फार्म, मृद भांड, लिंग उपासना आदि का इन्हें ज्ञान था। किस किस का इन्हें ज्ञान था ये याद रखना है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वालों को कृषि क्रम, मृद भांड, लिंग उपासना आदि का ज्ञान था। फिर आ गया मंगोलाइड। पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश के कारण इस नृजातीय के अंश जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया और बंगाल असम की जनजातियां। कौन कौन सी है? मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया और बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं। ये छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे चौड़े सिर और पीले और भूरे चेहरे वाले पाए जाते हैं। ऊपर वाले चॉकलेटी वाले थे और ये है जी पीले और भूरे चेहरे वाले। इनकी भाषा जो है वो चिन्नी तिब्बती समूह की भाषा है। अच्छा, ये भी अपन ने 4 भाषाएं पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी की चिन्नी तिब्बती मिलती है? मंगोलायड वालों की मिलती है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति में तंत्र, वाम आचार, शक्ति पूजा, ऊपर वालों में लिंग उपासना आदि थी और इसमें है तंत्र, वाम आचार, शक्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। फिर आ गया मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय। मेडिटेरियन इस प्रजाति के अंश द्रविड़ लोगों में सामान्यतः पाए जाते हैं। किन लोगों में पाए जाते हैं? द्रविड़ लोगों में मेडिटेरियन के अंश पाए जाते हैं। और लंबा सिर, मध्यम कद, चौड़ा मुंह, पतले होंठ और घुंघराले बाल, भूरी त्वचा से इनकी पहचान की जाती है। नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता, इन सब की प्रमुख देन जो है वो मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय वालों की है। ठीक है। नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता का विकास इनकी प्रमुख देन है। इनकी प्रमुख देन इसमें क्या थी? मंगोलायड वालों ने ये क्या जानते थे? मंगोलायड वाले ये जानते थे शक्ति पूजा, तंत्र, वाम आचार, ये जानते थे। और इससे ऊपर अपन ने क्या पढ़ा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पढ़ा है। ये कृषि क्रम जानते थे, मृद भांड बनाना जानते थे, लिंग उपासना जानते थे। और ये जो भूमध्य सागरीय है ये नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता आदि का विकास इनकी प्रमुख देन है। फिर आ गया वेस्टर्न ब्रेकाईसेफलस। इसमें क्या है? अल्पाइन, डिनारिक, आर्मीनाइड इनकी शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं हैं वेस्टर्न की अल्पाइन, डिनारिक, आर्मीनाइड, इसकी शाखाएं हैं। अल्पाइन प्रजाति गुजरात में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में और क्या है मध्य भारत में पाई जाती है। डिनारिक शाखा के तत्व कहाँ पाए जाते हैं? डिनारिक बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़। ठीक है, ये डे वाले ज़्यादा आ रहे हैं। काठियावाड़, कन्नड़, उड़ीसा, बंगाल और डिनारिक, इसमें भी डे है डिनारिक। ठीक है। तथा तमिल लोगों में पाए जाते हैं। ये जो आर्मीनाइड है इनके तत्व मुंबई के पारसियों में दिखाई देते हैं। मुंबई के पारसियों में चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक और पीली त्वचा इनकी पहचान है। फिर आगे जी नार्डिक। ये लंबा सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे व घुंघराले बाल जैसे लक्षण इनके पाए जाते हैं। लंबा सिर होगा, श्वेत व गुलाबी त्वचा होगी, नीली आंखें होंगी, सीधे और घुंघराले बाल इनके लक्षण हैं। आर्यों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। फिर भी आर्य कोई प्रजातीय पद न होकर एक भाषिक पद है। फिर आ गया ऐतिहासिक सोर्सेस।
मानव अतीत को संजोए रखने का एकमात्र सोर्स क्या है? इतिहास ही है। और प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मानव सभ्यता के उस काल की जानकारी देता है जब मानव अपनी विकास की आरंभिक अवस्था में था। वर्तमान मानव का स्वरूप जो है वो कर्मिक विकास का परिणाम है, ये याद रखना है। वर्तमान मानव का स्वरूप कर्मिक विकास का परिणाम है। राजतरंगिणी में लेखक कल्हण ने इतिहास की व्याख्या इस प्रकार दी है: शलाध्य स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य सथै सेव सरस्वती। अर्थात क्या है? प्राचीन वृतांतों इतिहास के निरूपण में वही इतिहासकार प्रशंसनीय और निष्पक्ष माना जा सकता है जिसकी दृष्टि न्यायाधीश की भांति राग एवं द्वेष से मुक्त हो, ये कल्हण कह रहा है। और फिर आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और न ही बल्कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें उपलब्ध मिलते हैं। और आद्य इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन जो है वो पढ़े नहीं गए हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के हैं एवं वैदिक संस्कृति के भी हैं। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके पुरातात्विक भी हैं और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हमें उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख सोर्स क्या हैं? पुरातात्विक सोर्सेज हैं, साहित्यिक सोर्सेज हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोतों से प्राचीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत अभिलेख आ जाते हैं, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे आदि अवशेष आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं अभिलेख, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें आदि आती है। सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है, यह तथ्यों का अन्वेषक होता है, ये मार्टिमर व्हीलर का कहना है। फिर गार्डन चाइल्ड क्या कह रहा है? चाइल्ड कह रहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। और बीबी लाल कहता है पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यात करती है, व्याख्या करती है जो अतीत की जो मानव की संस्कृतियां, ये बीबी लाल कहता है। पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण यानी खोज जो है वो सर्वप्रथम करनी पड़ती है। इसके पश्चात उस स्थल का उत्खनन यानी खुदाई करने से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उनका अध्ययन करने से प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। अब आएंगे अन्वेषण और खोज। सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की पहचान यानी खोज जो है वो की जाती है। देखिए, अन्वेषण खोज किसको कहेंगे? भी सबसे पहले पुरातात्विक स्थलों की खोज की जाती है जब किसी स्थान की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है, यहाँ से थोड़ी सी खुदाई करते हैं और वस्तुएं मिलने लग जाती है जो वर्तमान में हमें प्रयुक्त हुई नहीं मिलती, भी वर्तमान में नहीं मिलता उसका प्रयोग, तब उस स्थल की पहचान एक पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। और इसके बाद जो है वो पुरातात्विक स्थल की गहरी खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है। उनकी फिर बाद में गहरी खुदाई करते चले जाते हैं। यथा जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसके पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई है। अब आगे उत्खनन या खुदाई किसे कहते हैं? देखिए, जब पुरातात्विक स्थल की खोज कर लेते हैं और उसके बाद उसकी खुदाई यानी उत्खनन जो है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। और उत्खनन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लंबवत जिसको वर्टिकल बोलते हैं, दूसरा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। जो लंबवत वर्टिकल है इसके द्वारा क्या है, पुरातात्विक स्थल की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलता है हमें, संस्कृतियों के बारे में। ये कहेंगे कि जो सबसे ऊपरी लेयर है इससे जो प्राप्त हमें अवशेष मिले हैं ये तो नवीन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, और जो सबसे निचली सतह है, लेयर है, उसको ये जो है वो प्राचीन संस्कृति के द्योतक के रूप में मतलब की सिद्ध होती है। और खुदाई की यह विधि क्या कहते हैं, सतरीकरण, भी अलग अलग लेवल बताते हैं हमें, स्ट्रेटिफिकेशन भी कहलाती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लंबवत उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रम ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रम जो है वो ज्ञात होता है।
अब आगे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में फिर पढ़ेंगे। क्षैतिज यानी कि वर्टिकल उत्खनन क्या होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे पहले ये, और जेम्स प्रिंसप से उनकी भेंट हुई तो उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र को इन्होंने बदल लिया। शीघ्र ही वे 1861 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण कर्ता के नव सृजित पद पर नियुक्त हुए। कब हुए हैं? 1861 में हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है वो सारनाथ, ये याद रखना है, सारनाथ, सांची, तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया था। ये आया है PYQ में, किस कहाँ कहाँ? सारनाथ, सांची, तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। 61 में तो ये पद पर बैठे हैं और 70 में पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया। और उन्हें पुरातत्वीय क्या है, उन्हें जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तकें इस प्रकार है कि कोर्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, कोइंस ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज, एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भिल्सा टॉप्स और स्तूप ऑफ बरहूत। बार बार पढ़ेंगे तो याद होगी। कोर्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, कॉइन्स ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज और एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये तो मतलब नॉर्मली बहुत आती है ये, एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और भिल्सा टॉप्स और स्तूप ऑफ बरहूत। इनके द्वारा संग्रहित प्राचीन भारतीय मुद्राओं में से कुछ चुनिंदा मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। क्षैतिज उत्खनन द्वारा, अब क्षैतिज वर्टिकल उत्खनन क्या होता है, इसके द्वारा किसकी जानकारी मिलती है ये देखते हैं कि इसके द्वारा जो है वो किसी निश्चित स्तर पर खुदाई करके एक निश्चित संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी मिलती है। यानी जब किसी संस्कृति का व्यापक अध्ययन करना हो तो उसके लिए क्षैतिज उत्खनन की विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों का क्षैतिज उत्खनन किया गया है। वहां पर प्राप्त अवशेष के आधार पर जो है वो हड़प्पा की नगरीय संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई है। सभ्यता के जो है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्खनन की दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। फिर आगे व्हीलर क्या कह रहा है कि लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन जो है वो रेल समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी है, ठीक है। अब आ गए अभिलेख। अभिलेख जो है वो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगसगोई से प्राप्त एक अभिलेख है, ये प्रमुख है। इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य ये आते हैं। ये याद रखना है अपने को। कौन कौन से 4 देवताओं का वर्णन है बोगसगोई अभिलेख में जो वैदिक देवता के माने जाते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य माने जाते हैं, ठीक है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इनसे जो है वो ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है हमें। मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम नामक ग्रंथमाला में संकलित है। और ये कनिंघम की है, अभी पढ़ा आपने, कार्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, इसमें संकलित है मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। स्टार्टिंग वाले अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, जो ईस्वी पूर्व 3री सदी के मिलते हैं। और भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। और DR भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। ये जो DR भंडारकर है, इसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का बहुत ही अच्छा प्रयास यानी कि सफल प्रयास कह सकते हैं ये किया है। और अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी है, ख्रोष्टी है, यूनानी है और अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। कौन कौन सी है ये याद रखना है? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी, अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। फिर आ गया उनकी जो अभी ये जो मास्की है, गुर्जरा है, निट्टूर है, उद्गोलम है। ये जो अभिलेख यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं ना, कौन कहाँ कहाँ से? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम। मास्की,
गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं इसमें अशोक के नाम, खुद के अशोक के नाम जो है वो स्पष्ट रूप से उल्लेख मिले हैं। बाकी में देव नाम, प्रिय या फिर कुछ अलग नाम मिलते हैं, तो इसमें अशोक नाम मिलते हैं चारों में। और अन्य अभिलेखों में उसे देव नाम, प्रिय या प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है। फिर कहता है कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा के जो अशोक के जो स्तंभ है वो दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपनी दरबारी विद्वानों से पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जेम्स प्रिंसेप के बारे में। जेम्स प्रिंस जो जिससे जो है वो आगे जाके कनिंघम भेंट करता है। एक अंग्रेज जिसकी ख्याति प्राच्यविद और पुरातत्वविद विद्वानों से की जाती है, ये है जेम्स प्रिंसेप। वे जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को यूनानी लिपि की सहायता से किसकी सहायता से यूनानी लिपि की सहायता से ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा सका। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों में, ये याद रखना है अपने को, 1837 में पढ़ा था इन्होंने पहली बार। और जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों में उल्लेखित देव नाम पिए की जो पहचान है वो सिंहल श्रीलंका के राजा तिस से की है। श्रीलंका के राजा तिस से की है, जिसे वहीं के दीपवंश और महावंश ग्रंथों के आधार पर भारतीय सम्राट अशोक की उपाधि बताई गई है। और 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी मिल गया है। जो 1915 में हमें मास्की से प्राप्त जो लेख है उसमें अशोक का नाम भी मिल गया है। फिर आ गया जेम्स प्रिंसेप जो है वो बनारस और कोलकाता के टकसाल के महापारखी यानी ऐसे मास्टर भी रहे हैं। कहाँ कहाँ के? बनारस के और कोलकाता के रहे हैं। उन्होंने मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन किया है। मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन किया है। उनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह जो है वो इंडियन एक्टिविटीज है। उनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह क्या है? इंडियन एक्टिविटीज है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया था। हिंद यवन शासक जो सिक्के जारी किए थे जिन्होंने, उनका सहारा लिया। और जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि में थे और दूसरी ओर, एक तरफ तो यूनानी में थे, दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि में थे। तो इसको देख के जो है वो, इनसे जो है वो सीख के इन्होंने इनकी तुलना, मतलब कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो पढ़े थे इनकी सहायता से। और फिर आ गया कि अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही है। अशोक के बाद भी अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिली हैं, जिसमें दरबारी कवियों, लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें मिलती है, जिसमें ये प्रमुख है। कौन कौन से हैं? अभिलेख, शासक और विषय। सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। सबसे पहले आता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसमें रुद्रदामन की विजयों का, व्यक्तित्वों का और कृतित्वों का, जो भी उन्होंने कार्य किए उसका विवरण हमें मिलता है। और जो गौतमी बलश्री है, इसके रचनाकार है, इसका है नासिक अभिलेख। और इसके बारे में हमें इसमें जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण भी हमें मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवरण हमें मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण और महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ये याद रखना है
ये तो हमने पढ़ा है, कॉमन सी बात है। इनके युद्धों का वर्णन हर्ष और पुलकेशिन का, लेकिन महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन भी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। फिर स्कंदगुप्त का पितृस्तंभ लेख है, इसमें इसके जीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण जो है हमें मिलता है। और मालवा नरेश जो यशोधर्मन है, इसका है मंदसौर अभिलेख, और इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है। इसमें यश हर्षवर्धन का है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख में क्या मिलता है? हर्षकालीन प्रशासन और पदाधिकारियों के बारे में वर्णन मिलता है। फिर आ गया अभिलेख को कालक्रम में अगर लगाना आ जाए तो सबसे पहले बोगस कोई आएगा, फिर बहिस्तून आएगा, फिर पर्सिपोलस आएगा, फिर नक्शे रुस्तम आएगा। ये कालक्रम ज्यादा आते हैं नेट में, तो ये याद रखना है, बोगस कोई, बहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। फिर सातवाहन नरेश कुलमावी का नासिक अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवाहन नरेश पुलवामी का नासिक अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख है, और बंगाल का शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, ये भी हमें मिलते हैं। गैर सरकारी लेख कौन से हैं? एमपी के एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमान के लेखों का विवरण हमें मिलता है। ये गैर सरकारी लेख है, याद रखना है। गैर सरकारी लेखों में कौन से आते हैं? ये आते हैं एमपी का एरण से प्राप्त एक वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमान के लेखों का विवरण मिलता है, जो गैर सरकारी लेख हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से प्राप्त एक गरुड़ स्तंभ लेख, जिससे गरुड़ स्तंभ लेख है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के में जो है वो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का हमें प्रमाण मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है भी, किससे हमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से है, और यवन राजदूत हेलियोडोरस का है ये, और बेस नगर विदिशा से हमें मिला है। ठीक है। फिर आ गया नोट करने वाली बात क्या है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी किसको कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। स्मारक और भवन आ गए। स्मारक और भवनों से संबंध काल में लोगों की आध्यात्मिकता तथा धर्म निष्ठा का ज्ञान हमें होता है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का हमें पता चलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो खुदाई हुई है वहां से। नवीन शोधों के आधार पर क्या कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग कितनी साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है। और जो अतरंजी, खेड़ा आदि की खुदाइयों से हमें क्या पता चलता है? विदेश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष हमें बिखरे रूप में पूरे देश में मिलते हैं। और महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वास्तुकला के विकास पर पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की लकड़ी के बना हुआ एक ध्वंस अवशेष, कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उद्यान का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार के अवशेष इत्यादि से तत्कालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। कह रहा है पाटलिपुत्र की खुदाई हुई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के लकड़ी का जो बना हुआ ध्वंस अवशेष है। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उद्यान का राजप्रसाद है, और वो सीताराम नामक विहार के अवशेष से तत्कालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर में पड़ता है, और भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, और अजंता की गुफाओं के चित्र और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति आदि से हमें हिंदू और बौद्ध कला एवं सभ्यता के प्राय विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर जो है वो नागर शैली, और मध्य भारत के मंदिर जो है वो बेसर शैली, तथा दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। ठीक है। जो उत्तर भारत के मंदिर है वो कौन से? नागर शैली। मध्य भारत के जो मंदिर है वो बेसर शैली मध्य वाले, और दक्षिण भारत के हैं वो द्रविड़ शैली से निर्मित है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर जो मंदिर है ना, वो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, और उत्तर भारत में जो है वो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर द्रविड़ शैली का पूछ ले, राजराजेश्वर और कंदरिया महादेव नागर शैली का है।
भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति के से संबंधित हमें स्मारक मिलते हैं। अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये PYQ में आ चुकी है। भी भारत के हमें जो हिंदू संस्कृति से संबंधित भी दक्षिण पूर्व एशिया इन देशों से मिले हैं या नहीं मिले, सत्य असत्य हमें देखना था। तो ये मिलते हैं हमें दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप है ये बोरोबुदुर स्तूप। इनमें से अगर दक्षिण पूर्व एशिया के अगर हमें पूछ ले भी कौन से हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे बोरोबुदुर स्तूप है, महायान बौद्ध सा का है, ये जावा का है। और कंबोडिया का कौन सा है, अंकोर वाट जो मंदिर है, इसका उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। फिर आ गया सिक्के। सिक्कों में क्या है, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा डलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी हमें उपलब्ध होती है। 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। ये याद रखनी है स्टेटमेंट। 206 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। मुख्य रूप से मुद्राओं में तिथियां भी खुदी है, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्कों जैसे तांबा, चांदी, सोना, सीसा जैसी धातुओं से बनते थे ये पुराने सिक्के, और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा गया है। आहत या पंचमार्क सिक्के जो है वो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं, ये याद रखना है। कौन सी सदी, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह मिले हैं, ये याद रखना है। सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र आदि के चिन्ह हमें बने हुए मिलते हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में बने हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्य उत्तर काल में, जो मुख्यतः शीशे के जो सातवाहन काल ने चलाए थे, काल में चले थे, शीशे के, चांदी के, तांबे के और सोने के हैं। पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के अधिकांश सांचे, पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के अधिकांश सांचे कहाँ से मिले हैं, कुषाण काल के हैं, और गुप्तोत्तर काल में ये लुप्त प्राय हो गए, ठीक है। ये जो कुषाण काल में मिले हैं ना, ये गुप्तोत्तर काल में आके लुप्त हो गए। सातवाहन वाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने शीशे के, गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ये याद रखना है। ये किसकी देन है, लेख लिखने वाला। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। और प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी एवं धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्राय किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी और व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य हमें उस पे, मतलब कि व्यक्ति जो विशेष है उसके नाम और साक्ष्य होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां जो है वो उत्कीर्ण मिली है। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिली हैं, ये याद रखना है। सबसे पहले हमें लेख और तिथियां किसमें, यूनानी शासकों के सिक्कों पर मिली है। फिर लेख और तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों ने इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है इनके प्रयासों से, और विशेषतः हिंद यवन शासकों का, ठीक है। लेख तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हो पाया है, विशेषतः हिंद यवन शासकों का। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। देखो जी, सर्वाधिक सिक्के हैं वो गुप्त काल के हैं, और अगर ये पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो हैं, वो है कुषाण के समय के, ठीक है। कुषाणों ने चलाए हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों, कुछ सिक्कों पर यूप और कुछ सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ और कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है। कुछ पे यूप है, कुछ पे अश्वमेध यज्ञ है, और कुछ पे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। फिर आता है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, ये हो गया समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए चित्र वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का हमें साक्ष्य मिलता है। नोट करने वाली बात है कि सिक्कों के अध्ययन को
न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब आप हमें बताएंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमने पीछे पढ़ा है, कमेंट में जरूर आंसर देना। और सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। फिर आगे मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, मूर्तियां क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ मिलता है, कुषाण काल से। और कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव यानी विदेशियों का प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। ये याद रखना है, कौन सी कला पूर्णतः स्वदेशी है, मथुरा कला। ठीक है, फिर आ गया बरहूत बोध गया सांची अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक हमें देखने को मिलती है। जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, बरहूत बोध गया सांची अमरावती। ठीक है, बरहूत बोध गया सांची और अमरावती। फिर आगे चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी, ये याद रखना है जी, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का हमें मतलब कि पूर्ण आभास होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मरणासन राजकुमारी जो है वो ये गुफा नंबर 16 में इसका चित्र मिला है हमें। और फिर आता है कि अजंता में, अगर किसी को आपको पता है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। फिर आ गया अजंता में बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अजंता में बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। फिर आ गई जी मोहरे। मुहरें अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त जो कांचली मिट्टी है, इसकी मुहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थिति का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, अब आ गया पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण। पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण वहाँ से उत्खनित जो पुरा वस्तुएं हैं उनकी आयु गणना के आधार पर किया जाता है। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी टेक्निक है, कार्बन 14 तकनीक है, रेडियोधर्मी विघटन के जो कार्बन 14 है ना, ये रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके अलावा उष्मादीप्त विधि है, और इसके द्वारा भी मृत भांडों आदि की आयु गणना की जाती है। जो कार्बन 14 है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसकी अर्ध आयु 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष है। और पुरातात्विक कार्बनिक पदार्थों में प्राप्त कार्बन 14 की शेष मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित कर लेते हैं। और पुरातात्विक वस्तुओं का काल ज्ञात करने के बाद उस स्थल का काल जो है वो सुनिश्चित कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है अभी जो कार्बनिक 14 है इसकी मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित कर लेते हैं। पहले उस वस्तु जो हमें मिली है उसकी आयु निर्धारित करते हैं, और जब वस्तुओं का काल हमें पता चल जाता है तो उस जो जगह है, जो स्थल है, उसका काल अपने आप सुनिश्चित कर लिया जाता है, हो जाता है। ठीक है, फिर है प्राचीन वस्तुओं की काल गणना में वृक्ष वल्य द्वारा, पोटासियम आर्गन द्वारा और यूरेनियम और उपघटक ट्रेक आदि विधियों का भी सफल उपयोग किया जाता है। ये याद रखना है कौन कौन सी है बाकी, वृक्ष वल्य द्वारा, पोटासियम आर्गन है, यूरेनियम है और उपघटक ट्रेक है आदि विधियों द्वारा सफल प्रयोग किया जाता है। अब आगे जी साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। जो साहित्यिक स्रोत हैं इसके अंतर्गत दो प्रकार के धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य का अध्ययन हम करते हैं। धार्मिक साहित्य में ये भी दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की हमें चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण साहित्य है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से आते हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि। स्मृतियाँ आती हैं, पुराण आते हैं, महाभारत रामायण आएगी, उपनिषद आएंगे, वेद आएंगे। वेद शब्द जो है वो वेद के बारे में पढ़ते हैं कि वेद शब्द के बारे में विद धातु से ये बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। साथ ही वेदों को मतलब कि अपौरुषेय
अर्थात देवकृत माना जाता है। अभी पुरुषों ने नहीं रचा इसको, देवों ने रचा है, ये माना जाता है वेदों के बारे में। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त हमें जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो वेद ही है। और वेद की संख्या कितनी है? ये 4 है, ये हमें पता ही है। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। ये प्राचीनतम वेद माना जाता है और ऋचाओं में बद्ध वेद है ये। और ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। ये याद रखना है। इसमें 3 पाठ कौन कौन से हैं? साकल है, बालखिल्य है, वास्कल है। जो साकल है इसमें 1017 मंत्र है, बालखिल्य में 11 मंत्र है और वास्कल में 56 मंत्र पाए जाते हैं। 1017, 11, 56, साकल, बालखिल्य, वास्कल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और मंत्र कितने? 10,462। इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता है। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल, पहला और 10वां सबसे अंत में जोड़े गए हैं। और इसमें जो है वो बालखिल्य सूक्त, जिसकी संख्या 11 हमें ऊपर पढ़ा भी है, जिसकी संख्या 11 है और ये भी शामिल है। ठीक है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संपत्ति साकल संहिता ही उपलब्ध है। संप्रति, ठीक है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन, मांडुक्य। ये शाखाएं याद रखनी है, साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन और मांडुक्य। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की जो ऋचाएं हैं ये सबसे अधिक प्राचीन है। दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है, ऋचाएं पूछे तो। ठीक है। जबकि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। मंडल 2 से 7 को ऋषि या वंश मंडल भी कहा जाता है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल से मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को हम खिल कहते हैं। ठीक है। हस्तलिखित प्रतियों को क्या कहा जाता है? परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृध, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, विशिष्ट तथा सत्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलेमी और कालावृत्ति जो है वो प्रमुख है। ऋग्वेद की ऋचाएं जो है वो सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिसकी पहचान यज्ञ अग्नि यानी युद्ध से संबंध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में की जाती है। ठीक है। दोबारा पढ़ती हूँ कि ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिसकी पहचान यज्ञ अग्नि से की जाती है और युद्ध से संबंध देवता इंद्र तथा एक पौधे सोम के रूप में की जाती है। इंद्र की तुलना जो है वो युद्ध के देवता और एक पौधा जो है वो सोम है, इसके रूप में हमें जानकारी मिलती है। भी इसके रूप में इसकी तुलना की जाती है, जिससे एक विशेष पेय जो है वो पदार्थ तैयार किया जाता था। और इन 3 प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त इन ग्रंथों में अनेक देवताओं और कुछ देवियों का भी हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में उदय पुरो सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। कौन से में है? 3रे मंडल में। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ठीक है जी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें है? 3रे मंडल में है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था से मिली है। कौन सी? ईरानी भाषा का है ये प्राचीन ग्रंथ। जैन अवस्था में ऋग्वेद की अनेक बातें हमें मिलती है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्री, कौशितकी, सांखायन। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐत्री है, कौशितकी है और सांखायन है। ठीक है। नोट करने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को बोलते हैं जिनको, इनके द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, ये याद रखना है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। और फिर आ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? 1500 से 1000 BC तक का है। और ऋग्वेद जो है वो संस्कृत में रचित सर्व प्राचीन ग्रंथ है और जिसकी अनेक बातें हमें
अनेक बातें हमें ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मेल खाती है इनकी बातें। और ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7 सर्व प्राचीन है। 10 मंडलों में से कौन से प्राचीन है? 2 से 7 है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। इनकी रचना का श्रेय निम्नलिखित ऋषियों को जाता है। ये याद रखना है कि दूसरा जो है वो गृहसमंद ऋषि को जाता है, इसकी रचना की थी। तीसरे की रचना की विश्वामित्र ने, चौथा वामदेव और पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ। ये वशिष्ठ वाला तो आया भी है। दूसरा गृहसमंद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज और सातवां वशिष्ठ है। फिर आगे ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ये याद रखना है, 7वां मंडल किसको? वरुण देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है और इसमें जो है वो 10वें मंडल में प्राप्त नासदीय सूक्त है। एक नासदीय सूक्त में आत्मा के अवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म के का उल्लेख मिलता है हमें। निर्गुण ब्रह्म, आत्मा के अवागमन, और किस में मिलता है? नासदीय सूक्त में। ये किस में है? 10वें मंडल में। ठीक है। फिर आ गया ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है। ये भी याद रखना है कि जो ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त है ना, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है। और सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन हमें इसमें मिलता है। ठीक है। और फिर इसके बाद है विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? पूषण देवता को, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है पूषण देवता को। यजुर्वेद आ गया। इनमें जो है वो यज्ञों व संस्कारों के नियमों विधानों का संकलन हमें मिलता है। यही कारण है कि इसे क्रमकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय या भाग हैं। कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है केवल पद्य में है। ठीक है। शुक्ल वाला है पद्य में है, जिसे वार्ष्णेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। कृष्ण जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। फिर आ गया यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों के समान पद्यात्मक बंधनों में नहीं बंधे हुए हैं। इसी कारण ये यजु यानी गद्य परक कहलाते हैं। और इस वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत लिए गए हैं। भी एज इट इज उठा लिए 663 मंत्र ऋग्वेद के। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है और ऋग्वेद वालों को होत्री था और यजुर्वेद का है अध्वर्यु। ठीक है। फिर आता है कि यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। इनमें से कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्रों की रचना की दृष्टि से नए हैं। और इनमें से कुछ तो संस्कृत गद्य की प्राचीनतम रचनाएं भी है। अब कृष्ण यजुर्वेद की जो है वो शाखाएं में है। इसकी कौन कौन सी है? तैत्तिरीय है, काठक है, कपिस्टल है, मित्रायणी है। तैत्तिरीय है, काठक है, कपिस्टल है, मित्रायणी। तैत्तिरीय, काठक, कपिस्टल, मित्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं माध्यन्दिन और काणव है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी है? माध्यन्दिन, काणव। इसकी संहिताओं को वार्ष्णेय भी कहा जाता है। इसकी संहिताओं को क्या कहा जाता है? वार्ष्णेय, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। ये याद रखना है। इसके दृष्टा कौन माने जाते हैं? शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य माने जाते हैं और ये वाजसेनी के पुत्र थे। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से इस समय केवल प्रयुक्त 5 तैत्तिरीय, काठक, कपिस्टल, मित्रायणी, वार्ष्णेय ही उपलब्ध है। 5 कौन कौन सी है? तैत्तिरीय, काठक, कपिस्टल, मित्रायणी, वार्ष्णेय ही उपलब्ध है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ है। और शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है और तैत्तिरीय ग्रंथ ये कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ है। ठीक है। इसके 2 ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, एक तैत्तिरीय है। जो शतपथ है ये तो शुक्ल यजुर्वेद का है और जो तैत्तिरीय ये कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ है। फिर क्या कह रहा है कि यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। उपनिषद का अंतिम अध्याय ईशावास्यय उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। इसका अंतिम अध्याय ईशावास्यय उपनिषद, इसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। सामवेद
सामवेद, साम का अर्थ गान मतलब गान होता है, और सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का एक संग्रह है। इसमें भारतीय संगीत का जनक, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत में 7 स्वर कौन कौन से? 7 स्वर सा रे ग म प ध नी की उत्पत्ति इसी से हुई है। और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है, उद्गाता। और इसमें जो है मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हमें मिलते हैं। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद में नए अर्थात मूल रूप से 99 मंत्र हैं। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद में नए यानी कि मूल रूप से कितने हैं? 99 हैं। और शेष जो ऋग्वेद व उनकी शाखाओं से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25 है, षड्विंश है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है? 25, षड्विंश। और सामवेद की प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य जैमिनीय। फिर सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं और जिन्हें धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। धुन की आवश्यकता के अनुसार इनको क्रम दिया गया है। इस प्रकार इनमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हमें मिलती है कि थूम, जैमिनीय और रामायणीय। ठीक है, ये याद रखना है भी। सामवेद की 3 प्रमुख महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी है? कि थूम है, जैमिनीय है और रामायणीय है। नोट करने वाली बात है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ये तो सबको पता ही होगा, वेद त्रयी किनको कहा जाता है। अथर्ववेद, इनकी रचना जो है वो सभी ग्रंथों के बाद अथर्व या अंगिरस ऋषि द्वारा की गई। अंगिरस ऋषि या अथर्व ऋषि, ठीक है, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, कितने? 731। भृत सर्वा अनुक्रमणी के अनुसार 759 सूक्त और 20 अध्याय और 6000 मंत्र। कुछ संहिताओं में 5987 मिलता है, तो लगभग 6000 है ये मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। और इसके मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मा। फिर आगे वेद, उपवेद, वेद और उपवेद, ये देखने हैं कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ये सही मिलान में आ जाते हैं। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। शिल्प से रिलेटेड है अथर्व, गंधर्व से रिलेटेड है साम, और धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुष यानी कि यज्ञ वगैरह, युद्ध वगैरह, इससे कुछ कर लेना। और आयुर्वेद ऋग्वेद में है। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का हमें वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ भी है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिपलाद और सौनक। कौन सी है? पिपलाद और सौनक। और अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते। और इसमें सभा समिति को प्रजातियों की 2 पुत्रियों मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। नोट करने वाली बात है कि वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक सूक्त या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब आगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण संहिता के बाद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए पद्य में लिखे गए हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण में मिथक और दंत कथाएं हैं, ये याद रखना है। ब्राह्मण में क्या है? मिथक और दंत कथाएं हैं। कर्मकांड की व्याख्या और परिभाषा स्वरूप वेदों पर की गई व्यापक टिप्पणियां एवं टीकाएं भी हमें ब्राह्मण में मिलती है। और आरण्यक और उपनिषद मुख्य तौर पर दार्शनिक ग्रंथ है। जो आरण्यक और उपनिषद है ये तो दार्शनिक है, और ये मिथक और दंत कथाएं हैं उसमें दूसरे में, ब्राह्मण में। ठीक है, आरण्यक उपनिषद का पूछ ले तो मुख्य रूप से ये दार्शनिक ग्रंथ है, ये याद रखना है। दार्शनिक ग्रंथ कौन से हैं? ठीक है, उपनिषद जो है वो दार्शनिक ग्रंथों में आते हैं, और आरण्यक भी। कुल 7 आरण्यक हैं। ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मित्रायणी, मध्यंदिन, तवलकार और जैमिनी।
ठीक है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि इन्हें अरण्य अर्थात वन में पढ़ा गया था। ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है वन, वन में पढ़ा गया इसलिए अरण्यक कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या कभी कहा जाता है। और चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है वो अंतिम भाग है तो इनको वेदांत भी कहा जाता है, ये याद रखना है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश है, केन है, कठ है, मांडुक्य है, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक और प्रश्न। ठीक है, वेद आ गए और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं ये देख लेते हैं टेबल में। ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय, कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद के पंचवीस, षड्वीस ब्राह्मण आदि और षड्वीस ब्राह्मण आदि। और ऋग्वेद अथर्ववेद में एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण याद रखने आइए इनके। ऋग्वेद में तो है ऐत्रेय, कौशितकी, यजुर्वेद में है शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद में है पंचवीस, षड्वीस ब्राह्मण। ठीक है, और अथर्ववेद में है गोपथ ब्राह्मण। फिर आगे वेदांग सूत्र एवं स्मृतियां क्या है? वेदांग सूत्र और स्मृतियां हैं। अभी टाइम लगेगा एक यूनिट करने में, तो चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन एक ही क्लास में एक यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। वेदांग सूत्र और स्मृतियां आ गई कि साहित्य की तीसरी श्रेणी आती है। प्रथम श्रेणी में तीसरी श्रेणी, प्रथम श्रेणी प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ आ गए जिसमें ऋग्वेद वगैरह हो गए। द्वितीय श्रेणी में अनुवृत्ति वैदिक ग्रंथ जिसमें अन्य तीन हो गए, जैसे अन्य तीन वेद और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये शामिल हो गए। इनको वेदांग कहा जाता है। इसमें उच्चारण, ध्वनि, विधान, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान और ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त विशुद्ध कल्प सूत्र भी है। इसके चार उपविभाजन है। स्रोत सूत्र है जिसमें अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों का वर्णन हमें मिलता है, विवरण मिलता है। और गुह्य सूत्र, गृह सूत्र है, इसमें जो है वो अंतिम संस्कार सहित घरेलू काम कर्म कांडों के नियम हमें मिलते हैं। और धर्म सूत्र है जिसमें सामाजिक नियम दिए गए हैं। और सुलभ सूत्र है जिसमें रेखा गणित के वे सिद्धांत दिए गए हैं, रेखा गणित के जो यज्ञ और स्थल को बनाने में काम आते थे। ठीक है, फिर वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा है, 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा जिसको उच्चारण विधि बोलते हैं, ज्योतिष जिसको भाग्यफल बोलते हैं, कल्प कर्मकांड बोलते हैं, व्याकरण इसको शब्द व्युत्पत्ति बोलते हैं, और निरुक्त भाषा विज्ञान, और रचयिता है इनके यास्क। और ये यास्क वाला आया भी था, निरुक्त वाला, अभी जो रिसेंटली जून में हुआ है एग्जाम। तथा छंद चतुष्पदी श्लोक पद्य में रचित है। ठीक है, कौन कौन से 6 अंग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक है। वेदों का शुद्ध उच्चारण करने में सहायक है और यज्ञ आदि करने में सहायक वेदांग है। ठीक है, इसी प्रकार वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। जैसे स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। इनके अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधान, कर्म कांड, राजनीति विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हो गए जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, नारद स्मृति है, गौतम स्मृति है आदि। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। और मनु स्मृति के जो टीकाकार हैं वो गोविंदराज, मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट आदि हैं। ये याद रखना है जी, मनु स्मृति के टीकाकार गोविंदराज आ गए, मेघातिथि आ गए, भारूची और कुल्लुक भट्ट आ गए। ये तो है इम्पोर्टेंट। कुल्लुक भट्ट, भारूची भी है, मेधातिथि है, गोविंदराज ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से? विश्वरूप विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क। ठीक है, अपरार्क ये है याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। फिर आगे ग्रंथों की काल क्रमिक तालिका यानी कि धर्म शास्त्रों के इतिहास के मुताबिक जो धर्म सूत्र है ये 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। जो मनु स्मृति है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, ये तो पता ही है। याज्ञवल्क्य स्मृति है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक है। नारद स्मृति है 100 ईस्वी से 400 ईस्वी है। और बृहस्पति स्मृति है ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। और कात्यायन स्मृति है ये 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। देखो जी
क्रोनोलॉजी कालक्रम में अगर आ जाए, मिलाना भी आ सकता है इसमें सही मिलान में, तो धर्मसूत्र 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, याज्ञवल्क्य 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, नारद स्मृति है 100 ईस्वी से 400 ईस्वी, और बृहस्पति स्मृति है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, और कात्यायन स्मृति है वो 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। फिर आगे महाकाव्य कौन कौन से हैं। महाकाव्य में क्या है, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत मुख्यतः शामिल है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इसमें जो है वो प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। याद रखना, महाकाव्यों को ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश ज्यादा होता है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे सबसे पहले, कालांतर में 12,000 हो गए, फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। याद रखना, 2400 है तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बंटा हुआ है। ठीक है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था। ये याद रखना है। ये याद रखना है हमें कि जो राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद है सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था। भुसुंडी रामायण को अधि रामायण कहा जाता है और महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जो है वो जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के बाद यह वैदिक जन था ना भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भरत कहलाया। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने से यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। आश्वालायन गृह सूत्र में किसका, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ये याद रखना है अपने को, आश्वालायन गृह सूत्र में। महाभारत महाकाव्य 18 पर्व है। इसमें कौन कौन से हैं, आदि पर्व, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, श्री, शक्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण में विभाजित है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। पुराण में क्या है, पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन हमें मिलता है और पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता, ये याद रखना है, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। इनके रचयिता संकलनकर्ता कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं उग्रशर्वा। फिर आता है कि पुराण जो है वो प्राचीन काल से गुप्त काल तक ही की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय देती है। कहाँ से कहाँ तक, प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों से हमें शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, सोंग वंश और सातवाहन और गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। शिशुनाग से लेकर के और सातवाहन और गुप्त वंश तक के विषय में जानकारी हमें मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र सोर्सेज हैं। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एकमात्र सोर्स कौन सा है, पुराण ही है। ठीक है। पुराणों के मुख्य रूप से 5 सर्ग बताए गए हैं। 5 कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं, ये 5 लक्षण है। ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश अनुचरित। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचरित। 18 पुराण निम्नलिखित हैं। ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु है, वायु और भगवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवृत, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कुरुम, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, ये जो है वो पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण द्वारा सातवाहन वंश में विशेष जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और वायु में सोम वंश की जानकारी मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बताओ अब, मत्स्य पुराण में है सातवाहन वंश,
विष्णु में है मौर्य और गुप्त वंश, और वायु में है शुंग और गुप्त वंश के विषय में जानकारी हमें मिलती है। मत्स्य पुराण, वायु और भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु और भागवत पुराण जो है वो सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि इनमें जो है वो राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। क्यों है? क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। फिर आगे ब्राह्मणेतर साहित्य कौन से? ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्यों का हमें उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य कौन से हैं? भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें 3 भागों में, ये त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय, सूत और अभिधम। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत, धर्म उपदेश का संग्रह है। और वहीं अभिधम पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों का एक संग्रह है। सूत पिटक जो है वो 5 निकायों में विभाजित है। जो सूत पिटक है ये भी आगे 5 भागों में कौन कौन सा? दिग् निकाय है, मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अगुंतर निकाय है और खुद्दक निकाय है। दिग् निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है: पाति, मोक्ष, सुत विभंग, खंदक और परिवार। ठीक है, विनय पिटक है ये निम्नलिखित भागों में विभक्त है। किस किस में है? पातिमोक्ष में है, सुत विभंग में है, खंदक में है और परिवार में है। अभिधम पिटक के अन्य 7 ग्रंथ धम्म संगणी, विभंग, धातु, धातु कथा, पुग्गल पचती, कथावतु, कथावस्तु, यमक और पत्थान ग्रंथ है। ठीक है, अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ देख लो जी कौन कौन से हैं। धम्म संगणी है, विभंग है, धातु कथा है, पुग्गल पचती है, कथावतु है, यमक है, पत्थान ग्रंथ आदि है। जो बौद्ध ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और ब्रह्मजाल सूत में क्या है? ब्रह्म बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का जो भी धार्मिक, ये इंपॉर्टेंट है भी, ब्रह्मजाल सूत में बुद्ध के जो भी समकालीन धार्मिक संप्रदाय थे ना उनका उल्लेख हमें मिलता है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर है और नागसेन है, उनके मध्य में जो प्रश्न उत्तर के रूप में जो बातचीत है इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर आगे अशोक घोष सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अशोक घोष किसका समकालीन है? कनिष्क का समकालीन है अशोक घोष। और अशोक घोष की प्रमुख रचनाओं में है बुद्धचरित, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इनकी बुक बहुत आती है, ये याद रख लेना। इनकी अशोक घोष की बुक है बुद्धचरित, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इसमें से प्रथम 2 महाकाव्य एवं तीसरा नाटक है। ये पहले 2 है ना, ये तो है महाकाव्य बुद्धचरित और शोधरानंद, और ये जो सारिपुत्र प्रकरण है ये है नाटक। और अशोक घोष ने इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है। ये भी याद रखना है कौन सी लैंग्वेज में है? ये संस्कृत भाषा में है, ये पाली में नहीं है, ये संस्कृत भाषा में है, याद रखना है। और ये कनिष्क का समकालीन था। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथावस्तु माना जाता है। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है, जिसमें जो है वो महात्मा बुद्ध की जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ जो है वो वर्णन हमें मिलता है। और महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्य अवदान आदि भी है। ठीक है, ललित विस्तार, दिव्य अवदान ये भी है। और ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया है। इसमें जो है वो बुद्ध को देवता मानकर चमत्कारिक रूप का वर्णन किया है, तो ललित विस्तार में किया गया है, बुद्ध को देवता माना है। दिव्य अवदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग के शासकों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। किसमें? हमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के और पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, तो वो किसमें है? दिव्य अवदान में मिलता है। ठीक है, फिर कालक्रम अनुसार आ जाए लिखना, तो ये याद रखना है, पहले संयुक्त निकाय, फिर चुलवग, फिर सूत निपात और फिर बुद्ध वंश। ठीक, कालक्रम में संयुक्त निकाय, पहले संयुक्त, फिर चुल वग और फिर सूत निपात। निपात अलग अलग हो गए, पहले संयुक्त थे
फिर चुल मच गई, फिर निपात मतलब अलग अलग हो गए, सुत निपात, और फिर बुद्धवंश, बुद्धवंश नाम पड़ गया। ठीक है, संयुक्त निकाय, चुलवग, सुत निपात, बुद्धवंश, ये सही ट्रिक बनाई है कालक्रम के अनुसार अगर लगाना आ जाए तो संयुक्त निकाय, चुलवग, सुत निपात और बुद्धवंश। फिर आगे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण जो है वो प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसका अगर ये पूछे भी प्रारंभिक इतिहास में कहाँ से मिलता है तो कल्प सूत्र से मिलता है, जिसकी रचना किसने की? भद्रबाहु ने की थी। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य जो है प्राकृत व संस्कृत में मिलते हैं। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत में मिलते हैं। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेताश्वर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। ये याद रखना है जी। आगम ग्रंथों की रचना कब की गई? संभवतः श्वेतांबर जो संप्रदाय है ना, उनके आचार्यों द्वारा की गई थी, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में ही इनकी रचना हुई आगम ग्रंथों की। आगम ग्रंथ आचरांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों और आचार विचारों का विवरण, और भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं आदि के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अगर ये पूछ ले भी आगम ग्रंथ जो है वो इसमें क्या है, तो आचरण सूत्र, आगम ग्रंथ जो है वो आचरण सूत्र से जैन भिक्षुओं के जो विधि निषेध है, आचार विचारों का विवरण है। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जो जीवन शिक्षाएं हैं, ये जो भगवती सूत्र है ना, इसमें महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाएं हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है। और ये पूछ ले भी भिक्षुओं के विधि निषेध है, इनकी जानकारी किससे मिलती है? तो आचरांग सूत्र से मिलती है। आचार विचार और इनका विवरण कहाँ से मिलता है? तो आचरांग सूत्र से मिलता है। और ये पूछ ले भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, फिर आगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यात्रा वृतांत गल्प साहित्य भी इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। सबसे पहला लौकिक साहित्य आता है अर्थशास्त्र, यही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। पहला राजनीतिक ग्रंथ ये है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं और 15 खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ का द्वितीय और तृतीय खंड जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा सबसे प्राचीन है? दूसरा और तीसरा। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इसका जो है वो अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर श्याम शास्त्री द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? 1915 में किया गया। किसके द्वारा? आर श्याम शास्त्री द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य, इसने इसकी रचना की। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, और अधिकारियों को नगद वेतन का सर्वप्रथम सुझाव इसी में दिया गया है। ये आता है जी, ये याद रखना है कि अधिकारियों को नगद वेतन देने का सर्वप्रथम सुझाव जो है वो हमें किसमें दिया गया है? तो मिलता है हमें कौटिल्य के मतलब कि जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें मिलता है हमें। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नाम मिलते हैं। ये कौटिल्य के अलग अलग नाम है ना, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, तो ये कहाँ मिलते हैं? अभिधान चिंतामणि में। उत्तरी केरल के राजवंश का वृतांत 11वीं सदी में अतुल ने मूशिक वंश के नाम से लिखा है। उत्तरी केरल का राजवंश का वृतांत 11वीं सदी में अतुल ने मूशिक वंश के नाम से लिखा है। मूशिक वंश में क्या है? 11वीं सदी में ये अतुल द्वारा लिखा गया है, और उत्तरी केरल के राजवंशों का इसमें वर्णन है 11वीं सदी में। ठीक है, फिर आ गया कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य की कहता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है, और इसमें जो है वो आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। देखो नेट में स्टेटमेंट ये आती है कि इसमें क्रमानुसार वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता, तो इसमें क्रमानुसार वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अब आगे आ गया अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, कात्यायन की वर्तिका है, ये अर्ध ऐतिहासिक है, याद रखना। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में कौन कौन से आते हैं? पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की जो वर्तिका है, पतंजलि का महाभाष्य, और विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस, और कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र आदि उल्लेखनीय है।
पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे 500 BC लगभग। संस्कृत के प्राचीनतम महान व्याकरण आचार्य जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्याकरण का ज्ञान शिव से प्राप्त किया था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी शब्द अनुशासन भी बोलते हैं इसको। ये जो है वो 8 अध्याय में है। कितने अध्याय में? 8 अध्याय में है और 3995 लगभग 4000 के अराउंड जो है वो इसमें सूत्र मिलते हैं। अष्टाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें वाक्य में पदों का संचलन है और पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग और पदों की रचना और संधि आदि का वर्णन हमें मिलता है। पाणिनि को पाताल विजय और जाम्बवती विजय का रचनाकार भी माना जाता है। देखो ये तो आप नॉर्मली पढ़ते आए हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, लेकिन ये आ जाए ना पाताल विजय और जाम्बवती विजय, ये भी पाणिनि की रचना है। और अब ये मतलब कि लेकिन अब ये पाए नहीं जाते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक जीवनों में अशोक घोष कृत बुद्ध चरित, अशोक घोष ने बुद्ध चरित, बाण भट्ट का हर्षचरित, वागपति का गौड़वहो, बिल्हण का विक्रमांक देवचरित, संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमार पाल चरित। इसमें एक एक ये सारे इंपॉर्टेंट है ये और ये आते भी है। ऐतिहासिक जीवनियों में दोबारा बता देती हूँ, अशोक घोष कृत बुद्ध चरित है, बाण भट्ट का हर्षचरित है, वागपति का गौड़वहो है, बिल्हण का विक्रमांक देवचरित है, संध्याकर नंदी द्वारा रचित है रामचरित और हेमचंद्र का है कुमार पाल चरित और जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि जो है वो महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो तो सुना है, लेकिन पृथ्वीराज विजय ये ध्यान रखना है, ये जयानक की है। ठीक है। लौकिक साहित्य की अनेक प्रमुख कृतियां हैं। भास्कृत जो है वो ये लौकिक साहित्य की आगे कृतियां भास्कृत, स्वपन वासवदत्ता, प्रतिज्ञा, योगंध, रायण नाटक, जीमूत, वाहन कृत, दाय भाग और देवण भट्ट कृत स्मृति चंद्रिका, भवभूति कृत मालती माधव और उत्तर रामचरित, पदम गुप्त कृत नवशेषांक चरित, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी और मम्मट कृत जो है वो काव्य प्रकाश और भट्टी कृत रावण वध आदि महत्वपूर्ण है। इनको एक बार और देखोगे ना तब क्लियर होगा, तो रिपीट कर करके देखोगे तभी याद होंगे। फिर आगे संस्कृत साहित्य के अलावा संगम साहित्य जो है वो तमिल में लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य के अलावा संगम साहित्य तमिल में लिखे गए हैं जो 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए हैं। कब से लेके कब तक? तमिल वाले 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। 8 एद्रितोके संकलनों में संगम साहित्य विभक्त है। 8 एद्रितोके में मुख्य समूह जो है वो 2 है, मुख्य रूप से 2 समूह है। एक है पट्टी नेकिल कणक्कू, यानी कि 18 निबंध संग्रह इसके अंदर पट्टी नेनकिल कणक्कू है। और दूसरा है पत-पाठ, यानी कि इसमें 10 गीत मिलते हैं। पत-पाठ। फिर आगे संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये याद रखना है। संगम साहित्य क्या है? धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये होमर युग के वीर गाथा काव्यों की तरह युद्धों और योद्धाओं के वीर गाथा की एक काव्य है। ये क्या है? होमर युग से इसकी तुलना की गई है। इसके जो होमर युग में जैसे वीर गाथा काव्यों की तरह ही युद्ध और योद्धाओं के वीर गाथा काव्य है तमिल ग्रंथ। ठीक है। फिर आ गया गुजराती इतिवृत्तों में सबसे प्रसिद्ध रासमाला, कीर्ति कौमुदी, ये जो कीर्ति कौमुदी है ये सोमेश्वर की है। सुकृत संकीर्तन हरि सिंह की और प्रबंध चिंतामणि ये इंपॉर्टेंट है मेरू तुंग की, प्रबंध कोश राजशेखर की, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और हमीर मदमर्दन जय सिंह की, वस्तुपाल और तेजपाल प्रशस्ति और सुकृत कृति कल्लोलिनी उदय प्रभु की है ये कल्लोलिनी, सुकृत कृति कल्लोलिनी और वसंत विलास ये बालचंद्र की है, ये भी इंपॉर्टेंट है आदि है। ठीक है। तो इसके बाद में हम राजतरंगिणी के बारे में पढ़ेंगे। राजतरंगिणी में क्या है कि ये इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी और जिसका भावार्थ होता है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ठीक है, समय प्रवाह। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम जो है वो कश्यप मेरु मिलता है, ये याद रखना है, कश्यप मेरु मिलता है। ठीक है। कश्यप मेरु जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। कश्यप मेरु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। 8 तरंग है इसमें राजतरंगिणी में, अर्थात 8 अध्याय हैं और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। कल्हण की इस पुस्तिका में 3 घोषित उद्देश्य है। 3 उद्देश्य कौन से हैं? पुराने राजवंशों की जानकारी देना है, पाठकों का मनोरंजन करना है और अतीत से क्या लेना है? शिक्षा लेनी है। ये आ सकते हैं
पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत से शिक्षा लेना। आश्चर्य आश्चर्य नहीं है ये आश्चर्य नहीं है कि एल जो बासम है, इनकी टिप्पणी है कि राजतरंगिणी तथ्यों से कम और नैतिकता से अधिक संबंधित है। जो राजतरंगिणी है ये तथ्यों से कम और नैतिकता से अधिक संबंधित है। लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय हमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी में आ रही मौखिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। ये याद रखना, स्टेटमेंट में आ सकती है। प्रथम 3 अध्याय में हमें क्या मिलता है? जो कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराएं हैं, उनका वर्णन है। अगले 3 अध्याय में इसमें भी इतिवृत्तात्मक ही है। अगला 3 अध्याय भी। केवल अंतिम जो 2 अध्याय हैं उसमें कल्हण की व्यक्तिगत जानकारी और ग्रंथ अवलोकन पर आधारित है। कल्हण की व्यक्तिगत जानकारी और ग्रंथ अवलोकन पर आधारित है लास्ट वाले 2 अध्याय। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन अध्याय की जानकारी हमें मिलती है। चौथे से लेकर छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंश, ये याद रखना, कारकोट उत्पल वंश की जानकारी चौथे से छठे में है और इसकी जानकारी मिलती है। अंतिम 7वें 8वें में लोहार वंश की हमें जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी में तिथि क्रम का अभाव है। किसका? तिथि क्रम का अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में त्रुटियां देखने को हमें मिलती है। राजतरंगिणी में तिथि क्रम का अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में त्रुटियां हैं, ये बोला है भी इसमें। और जो है वो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण कैसे करेंगे? प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्राचीन लेखकों ने अपने समय के समाज और संस्कृति के बारे में तो विस्तार से लिखा, लेकिन समय की गणना के लिए किसी मानक संवत का प्रयोग नहीं किया। फलस्वरूप प्राचीन साहित्य में वर्णित समाज और संस्कृति के आधार पर पुस्तकों का काल निर्धारण करना पड़ता है। इस समस्या से समूचा वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र आदि प्राचीन साहित्य ग्रसित है। और मिथक से तात्पर्य उन बौद्ध कथाओं से है जिसमें तर्क प्राय गौण होते हैं। तर्क तो उसमें गौण होते हैं, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के विचार जो है वो समाहित होते हैं। कई बार रामायण और महाभारत की कथाओं को मिथक मान लिया जाता है, परंतु उनमें जिन उदात विचारों और भारतीय संस्कृति तत्वों का वर्णन किया गया है वे आज भी अमूल्य हैं और भारतीय संस्कृति की धरोहर भी हैं। दंत कथाएं लोक कथाओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। चूंकि इतिहास कालक्रम में अभिव्यक्त होता है, इसलिए चूंकि इतिहास जो है वो कालक्रम में अभिव्यक्त होता है, इसीलिए प्राचीन साहित्य में कालक्रम का निर्देश न मिलने से उनका वास्तविक समय निर्धारित कर पाना संभव नहीं हो पाता और उन्हें मिथक कहानियां और महाकाव्य की श्रेणी में फिर रख दिया जाता है। फिर प्रमुख रचनाएं आ गई। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और ये विशेष रूप से व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त है। इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। महाभाष्य पतंजलि की है और अष्टाध्यायी पर टीका है। ये महाभाष्य पतंजलि की जो है वो, इसमें पुष्यमित्र सून के विषय में हमें जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर है, ये सोमदेव का है और ये मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी है। वृत्त कथा मंजरी में मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है हमें और तत्कालीन समाज की बुराइयों पर हास्यास्पद वर्णन मिलता है। ये याद रखना है, वृत्त कथा मंजरी में तत्कालीन समाज की बुराइयों पर हास्यास्पद वर्णन हमें मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये इसका विषय राजनीति है और मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। इसमें नीतिसार जो है वो कामंडक की है और गुप्तकालीन राजतंत्र पर, गुप्त काल में जो राजतंत्र था ना, उस पर कुछ प्रकाश पड़ता है नीतिसार से। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है, ये सोंग वंश के बारे में जानकारी देती है। मृच्छकटिकम है, ये शूद्रक की है, ये गुप्त काल में जो भी समाज था उसका वर्णन करती है। हर्षचरित है, ये बाणभट्ट की है और हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। रामचरित है, ये संध्याकर नंदी की है और बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा का वर्णन है इसमें। ये याद रखना है जी, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा का वर्णन किसमें है? संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित में है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है और ये पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन
है रासरंगनी है, ये कल्हण की है, और कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी हमें मिलती है। कश्मीर के राजवंशों की याद रखना क्रमबद्ध जानकारी। इसमें विदेशी साहित्य आ गई, विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनान, रोम, चीन, अरब देशों से आए यात्रियों द्वारा प्राप्त विवरणों को सम्मिलित किया जाता है। यूनान एवं रोम के यात्रियों के विवरण इस प्रकार हैं। यूनान के जो प्राचीन लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। यूनान और प्राचीन लेखकों में कौन कौन से? टेसियस और हेरोडोटस। ठीक है, टेसियस क्या है? यह ईरान का एक राजवेद था, और टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय मानी जाती है। फिर हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका इसकी रचना मानी जाती है। इतिहास का पिता हिस्टोरिका इसकी बुक, और इसमें भारत फारस के संबंधों के बीच में ये याद रखना है किस किस के बीच में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन हमें कौन सी बुक मिलती है? हेरोडोटस की हिस्टोरिका में मिलती है। ये आया है शायद क्वेश्चन, मैंने पढ़ा है कहीं। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? सिकंदर के साथ ये भी याद रखने हैं, निरियाकस था, ओनेसिक्रिटस था, और अरिस्टोबुलस था। कौन कौन थे लेखक? निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। फिर सिकंदर के बाद में लेखकों में 3 राजदूत आते हैं। राजदूत कौन से हैं? एक तो मेगस्थनीज है, डाइमैक्स है, डायनोसियस है। डाइमैक्स, डायनोसियस, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका की रचना की है, और इसकी जो है वो इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1876 में होता है, और मैक्रिंडल महोदय द्वारा इंडिका ऑफ एरियन नाम से किया गया है। अब मुझे ये बताना है कि 1915 में जो है वो एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ है बुक का, जो अर्थशास्त्र बुक है ना उसका किया है शाम शास्त्री ने किया था, और 1915 में किया था, ये याद रखना है। इंग्लिश में अनुवाद अर्थशास्त्र का मैंने ही बता दिया इसका। फिर मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है। इसका अनुवाद 1876 में मैक्रिंडल महोदय द्वारा इंडिका ऑफ एरियन नाम से किया जाता है, और इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है। और डाइमेक्स यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये डाइमेक्स किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, याद रखना है, बिंदुसार के दरबार में। और सीरियन नरेश जो एंटियोकस है इसका राजदूत था। डायनोसियस क्या है कि इसने जो है वो मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस बिंदुसार के ही राज दरबार में ये आता है, और अन्य स्रोतों में अशोक में भी पढ़ने को मिलता है, और इसके दरबार में आया। ये मेनली तो बिंदुसार के राज दरबार में ही मतलब सुना है, डाइमेक्स और डायनोसियस दोनों। फिर आ गई प्लिनी में क्या है कि इन्होंने जो है वो 1ली सदी में नेचुरल हिस्ट्री ये बहुत आती है बुक। नेचुरल हिस्ट्री बुक किसकी है? प्लिनी की है, और ये लिखी है जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में? ये याद रखना है, इसमें किसके बारे में जानकारी है? भारत के पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों की हमें जानकारी मिलती है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, ये बुक जो है वो लगभग 80 ईस्वी में अज्ञात लेखक, ये याद रखना है, इसका लेखक अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इससे जो है वो भारत के कोलची, कमर, ओदुक आदि बंदरगाहों सहित कोलंदिया नामक पोत जो गंगा और क्रेस की ओर जाते हैं ना, कोलंदिया नामक पोत, और इसके बारे में जानकारी मिलती है। कोलची, कमर, ओदुक सहित आदि बंदरगाहों सहित कोलंदिया नामक पोत जो गंगा और क्रेस की ओर जाते हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अनुसार हाथी दांत का काम जो है वो दोसारने में किया गया था, ये याद है रखना है। हाथी दांत का काम इसके अनुसार कहाँ पे? दोसारने में किया गया था। फिर इस पुस्तक में बाजार केंद्रों के रूप में पैठन, तेर, कल्याण और सोपारा का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखना है। बाजार केंद्र कौन कौन से हैं? पेरिप्लस एरिथ्रियन सी के अकॉर्डिंग पैठन है, तेर है, कल्याण है, सोपारा है। पैठन, तेर, कल्याण, सोपारा। फिर टोलेमी आ गया। टोलेमी की बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफी
द्वितीय शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। इससे जो है भौगोलिक विवरण की हमें जानकारी मिलती है। अब आगे चीनी यात्रियों का विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मत के अनुयायी थे और ये जो है वो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वे भारत का उल्लेख जो है वो यीन तू, ये याद रखना, यीन तू नाम से करते हैं। भारत का उल्लेख यीन तू। इसमें प्रमुख है सबसे पहले फायान आएगा, जिसको फेक्शियान भी बोलते हैं। यह 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसके दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आता है? फायान आता है। और इसने जो है वो भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। जेम्स लेगी ने 1886 में फायान के यात्रा विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये याद रखना है। इसने जेम्स लेगे ने 1886 में फायान के जो यात्रा विवरण है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। फिर आ गया सुंगयुंग। सुंगयुग जो है, सुंगयुन क्या है? 518 में भारत आता है ये, और 3 वर्षीय यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथ की जो प्रतियां है वो उन्होंने एकत्रित की थी। फिर हैंसांग, ये 7वीं सदी में आता है। ये क्रमानुसार भी लगाने आ सकते हैं, तो पहले फायान, फिर सुंगयुन, फिर आ गया हैंसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में, और इसकी रचना सीयू की है। और इसके यात्रा विवरण का जो है वो 1884 में सैमुअल बील द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये जरूर याद रखना भी किसने किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1884 में सैमुअल बील द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद हैंसांग की कृति सीयूकी का किया गया है। हैंसांग ने धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है। भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। भारतीयों के रीति रिवाज, शिक्षा पर भी। और हैंसांग ने मित्र वीली ने, हैंसांग का एक मित्र था, वीली नाम था उसका, और हैंसांग की जीवनी लिखी है इसने, लाइफ ऑफ ह्यून त्सांग ये लिखा है, और जो हर्षकालीन भारत की जानकारी के लिए एक प्रमुख पुस्तक भी मानी जाती है। देखो जी, इन्होंने जीवनी लिखी है ना, ये हर्षकालीन भारत की जानकारी के लिए एक प्रमुख स्रोत भी है। और फिर आता है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आता है, ये 7वीं सदी में आता है हैंसांग, इसके बाद इत्सिंग आएगा। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, ये याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और अपने समय के भारत का विवरण किया कौन कर रहा है? इत्सिंग कर रहा है। ये मातमान लिन है, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाउ जू कुआ ने जो है वो चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। किसने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला? चाउ जू कुआ। फिर अरब यात्रियों का विवरण आ गया। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री जो है वो सुलेमान प्रतिहार, अरबी यात्री है सुलेमान। ये प्रतिहार और पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा का वर्णन हमें मिलता है। ये याद रखना है। सुलेमान किसके काल में आता है? प्रतिहार और जो पाल शासक थे ना उसके तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन ये करते हैं। और 915 से 16 में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यात्री अल मसूदी, पहले सुलेमान आएगा फिर अल मसूदी आएगा। ठीक है, अल मसूदी जो है वो राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दे रहा है। ऊपर वाला प्रतिहार पाल शासक है और ये राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक है। फिर है यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस, इटली से आए सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, 13वीं सदी में आता है ये मार्को पोलो। इसने जो है वो दक्षिण के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी दी है। ये याद रखना है, दक्षिण के पांड्य राज्य के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मार्को पोलो दे रहा है, मार्को पोलो। और कुछ फारसी लेखकों के विवरण से भी हमें कुछ फारसी लेखकों के विवरण से भी प्राप्त होते हैं, जिससे जो है वो भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। और इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक तो है फिरदौसी कृत है शाहनामा, फिरदौसी कृत शाहनामा। रशीदुद्दीन कृत है जमी उल तवारिक, और अली अहमद कृत चचनामा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अली अहमद ने चचनामा लिखी है ये भी। और अल मसूदी का ग्रंथ है मुरुजुज जहब में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। मुरुजुज जहब में शेख अब्दुल हसन कृत कामिल उत तवारिक किसकी है? शेख अब्दुल हसन की है। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय की जानकारी मिलती है। ये याद रखना है जी, कौन सी बुक में मोहम्मद जो गोरी है उनकी भारत विजय की जानकारी मिलती है? तो शेख अब्दुल हसन की एक कृति है कामिल उत तवारिक, इसमें मिलती है। फिर आगे कि तिब्बती बौद्ध
बौद्ध लेखक तारानाथ, ये तिब्बत का बौद्ध है लेखक है, और ये तारानाथ है। इसने जो है वो इसके ग्रंथों में कंगयूर और तंगयूर से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ये 12वीं सदी में लिखा था इसने, तारानाथ ने, कंगयूर तंगयूर। इसमें भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं ये ग्रंथ भी। और अरब व्यापारियों और यात्रियों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें अल बरूनी और इब्न बतूता के नाम उल्लेखनीय है। अरब यात्रियों में अल बरूनी और इब्न बतूता। फिर आगे अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ये महमूद गजनबी के साथ आता है, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकाकीके हिंद और किताबुल हिंद, भारत की खोज बोलते हैं इसको, आज भी इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है ये। और 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी यात्री में तहकाकीके हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी याद रखना, 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकाकीके हिंद का इंग्लिश में अनुवाद किया। और अरबी लेखकों ने अल बरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं। फिर आगे इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रहला लिखा है। ये इनका सर्वप्रमुख ग्रंथ है, और अरबी भाषा में रचित है। ये याद रखना है, किसमें है? अरबी में है। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत तथा सबसे रोचक जानकारी हमें देते हैं। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसने? एमबीटी ने। और बाद में उन्हें अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था इसने। फिर ठीक है जी। और प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न भाषाओं में रचित प्रमुख ग्रंथ आ गए। अब ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। पतंजलि का महाभाष्य है, ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। और नागार्जुन की 3 बुक है, सत सहसारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और माध्यमिक सूत्र। ठीक है, ये कनिष्क काल में लिखी थी इन्होंने। अशोक घोष ने कनिष्क काल में, ये भी आपने पढ़ा है, कनिष्क काल में था। बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, उपनिषद, शोधरानंद और काव्य और सिद्धोत्पाद संग्रह। ये सारिपुत्र और शोधरानंद, बुद्ध चरित्र, ये 3 तो पढ़ी थी, लेकिन ये 2 और इनकी ही बुक है, वज्र सूची उपनिषद है और शरदोत्पाद संग्रह है। फिर भास है, ये गुप्त काल में 300 ईस्वी में ये बुक लिखता है, स्वपन वासवदता और प्रतिज्ञा योगंध रायण। फिर आगे वात्सायन है, ये गुप्त काल में लिखता है और 900 ईस्वी में लिखता है, काम सूत्र और न्याय भाष्य। ठीक है जी, ये है यूजीसी नेट की पहली यूनिट जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। आप बता सकते हैं कमेंट में लिख के भी, इसके हम पहली यूनिट के PYQ करें या फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। धन्यवाद।